नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो रिबल्स एंड द राज है, ठीक है, जो कि क्लास 12 का एनसीईआरटी का चैप्टर है, जो कि आपका जो थर्ड पार्ट है एनसीईआरटी का हिस्ट्री का, उसी का हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है पूरा का पूरा बेस्ड है जो भारत में 1857 की क्रांति हुई थी उसके ऊपर। ठीक है, आपने 1857 की जो क्रांति है छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, आपने एक पोयम जरूर पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सन 57 की ये कहानी थी। ठीक है, तो ये जो मैंने लाइन बोली, ये लाइन आपने पहले छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ये 5वीं क्लास में एक पोयम थी, उसमें ये कहानी आती है। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब एक ऐतिहासिक मतलब टॉपिक है एक तरीके से समझिए, जिसमें भारत को आज़ाद करने के लिए एक रिवॉल्ट हुआ था। ठीक है, अब ये जो रिवॉल्ट आपका हुआ है ये 1857 के आसपास का समय है, यानी कि 1857 से पहले की कुछ घटनाएं जो अंग्रेजों ने करी। ठीक है, क्योंकि आप सभी को एक बात पता होगी कि जो हमारा भारत है वो गुलाम रहा था। ठीक है, अब ये जब गुलाम रहा था तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत गलत तरीके से शासन किया, बहुत गलत नियम हमारे ऊपर लागू किए। ठीक है, तो कुछ नेता ने, कुछ सिपाहियों ने और बहुत सारे लोगों ने मिलकर के इसको एक तरीके से विद्रोह का नाम दिया और विद्रोह किया। किसके खिलाफ? फिरंगियों के खिलाफ। फिरंगी जो वर्ड है आपका वो अंग्रेजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस पूरे ही चैप्टर में हमें पढ़ना है अंग्रेजों के खिलाफ हमने कैसे, यानी कि भारत के लोगों ने विद्रोह किया। ठीक है, दूसरा, इस विद्रोह में किन किन नेताओं का नाम आया एक तरीके से जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें एक टॉपिक कि जो आपका ये विद्रोह हुआ इसमें कैसे इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना, यानी कि जो विद्रोही, इनको वैसे तो विद्रोही कहा गया था, तो इन विद्रोहियों के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बना कि हमें किस तरीके से विद्रोह को आगे बढ़ाना है। ठीक है, इसी में एक चीज और हमें पढ़नी है कि इस विद्रोह को जब ये बढ़ रहा था तो अंग्रेजों ने काफी इसको कैसे रिप्रेस किया। रिप्रेस मतलब इसको कैसे टैकल किया, कैसे खत्म किया, कैसे दबाया, है ना। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये जो रिबेल आपका विद्रोह हुआ था बहुत बड़े स्तर पर तो हुआ था, लेकिन इसका मतलब फायदा नहीं हुआ। फायदा मीन्स कहने का मेरा ये है कि जिस चीज को सोच करके इस रिबेल को स्टार्ट किया गया था वो हमें नहीं मिला, वरना हम 1947 के बजाय 1857 में आजाद हो जाते। ठीक है, तो यही कुछ टॉपिक्स है जो इस चैप्टर के बारे में हमें बताएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला चैप्टर मतलब पहला जो टॉपिक है आपका, इस पूरे चैप्टर का सार एक तरीके समझिए यही है और इसी से आपको पूरा चैप्टर समझना है। तो सबसे पहली जो चीज है आपको ये समझ आनी चाहिए कि आखिर ये जो विद्रोह है वो स्टार्ट होता क्यों है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड की एक स्टोरी बताना चाहूंगा मैं। आप सभी को पता है कि अंग्रेज जो थे भारत में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन, हमेशा आप ध्यान रखें कि भारत के ऊपर जो राज था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन का था। ठीक है, हम अक्सर कह देते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, बट इन रियलिटी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन का हमारे ऊपर राज था। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बहुत सारे देशों की कंपनी थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ मतलब ये समझिए पुर्तगाल समझ लीजिए, डच समझ लीजिए। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी। ठीक है, तो ऐसे ही भारत के ऊपर जो राज था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन का राज था। ठीक है, तो सन 1757 में क्या हुआ था? 1757, इस बात का ध्यान रखें, मैंने बोला है 1757। इस 1757 में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी और वो घटी थी बंगाल में। और वहां पर क्या हुआ था, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, और बंगाल का जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको हटा करके एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने आप को स्टैब्लिश किया। तो ये एक पहला क्षण था जब अंग्रेजों ने एक बहुत बड़े रूप में भारत के ऊपर कब्जा किया। तो सबसे पहले जो कब्जा आपका स्टार्ट हुआ था भारत में वो बंगाल से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, धीरे धीरे करते करते उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र पर भारत के राज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब करते 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 1857 आपका आ चुका है। 1857 से ठीक पहले कुछ गतिविधियां होती हैं। ठीक है, जिन गतिविधियों के कारण ही जो लोग हैं वो विद्रोह करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो क्या है? रीजन बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इस रीजन को अगर आपको समझना है तो इसको हमने 4 हिस्सों में बांट रखा है, कि मतलब वो 4 कौन कौन सी कड़ियां हैं जिसकी वजह से लोगों ने विद्रोह किया। जो सबसे पहला है वो है आपका पॉलिटिकल रीजन। ठीक है, पॉलिटिकल रीजन क्या था कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो भी हमारे मतलब रूलर्स थे उन सभी रूलर्स को वहां से हटा दिया। जैसे कि मान लीजिए अवध के नवाब थे उनको हटा दिया, झांसी की रानी थी उनको हटा दिया और अपनी सत्ता को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, पॉलिटिकल रीजन में क्या है कि ब्रिटिशर्स ने
पूरे भारत पर जो भी मतलब लोकल्स रूलर्स थे उनको हटाया और अपने आप को स्थापित किया, ठीक है। इसी के साथ में मतलब जो भी इंडियन रूलर्स थे उनको हटाया, ठीक है। मतलब पूरे भारत में पहले तो इंडियन रूलर्स ही थे ना, तो उनको हटाया। तो ये था आपका पॉलिटिकल रीजन, जिसकी वजह से जो रूलर्स थे और रूलर्स के जो भी वो थे, क्या कहते हैं उसको, अनुयायी थे, उनके खिलाफ उनके मन में ऐसा आया कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ गलत किया। दूसरा आपका आता है इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन क्या है, यानी कि आर्थिक कारण, कि अंग्रेजों ने जब हमारे ऊपर राज करना स्टार्ट किया तो हमारे ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए, ठीक है। मतलब ऐसे टैक्सेस जो मतलब फालतू के टैक्सेस थे, ठीक है। और ये जो टैक्सेस थे वो इजी नहीं थे, इजी का मतलब कम नहीं थे, वो बहुत ही ज्यादा हाई थे। और ये पूरे भारत में टैक्स लगाया गया, जिससे क्या हुआ, जो भी वर्ग है, किसान वर्ग आप मान लीजिए, उन किसानों को मतलब जबरदस्ती ही वो पैसा देना पड़ता था, क्योंकि वो टैक्स है और अगर आप नहीं देंगे तो आपकी जमीनें छीन ली जाएगी। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से लोगों में विद्रोह की भावना आई। साथ में क्या किया कि जितने भी बड़े बड़े वो थे, क्या कहते हैं, व्यापार वगैरह थे, अंग्रेजों ने अपने नाम कर लिए कि ये व्यापार केवल हम करेंगे, मतलब उसको ऊपर मोनोपोली जमा ली, ठीक है। और जो छोटे व्यापारी थे उनके साथ भी घटना घट गई कि उनके ऊपर भी क्या करते कि अगर आप कोई बाहर से सामान मंगाएंगे और उसके ऊपर आप व्यापार करते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो छोटे व्यापारी थे उनके साथ भी घटना घट गई, और जो कुटीर उद्योग थे उनके साथ भी यही सब चीजें हुई कि उनको भी काफी ज्यादा टैक्स वगैरह देना पड़ता, ठीक है। ये हो गया आपका इकोनॉमिक रीजन। तीसरा रीजन है आपका रिलीजियस एंड सोशल रीजन। रिलीजियस में क्या था कि अंग्रेज जब से आए थे उन्होंने क्या किया था कि भारतीय समाज में जो भी मतलब परंपरा वगैरह है, जैसे कि मान लीजिए आपको पता होगा सती प्रथा के बारे में पता होगा, ठीक है। सती प्रथा में क्या होता है कि जब एक पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता है। मतलब अगर पति मर गया और बीवी उसकी पत्नी जिंदा है तो उसके साथ उसको भी बांध दिया जाएगा और जला दिया जाएगा। अब आप वैसे रियल में देखा जाए तो बहुत ही गलत प्रथा है, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बंद किया। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स हैं अपनी परंपरा के प्रति, तो उनको ये गलत लगा कि भाई इन्होंने हमारी ट्रेडिशन को, हमारी परंपरा को क्या किया, बंद कर दिया, ठीक है। और लोगों के मन में क्या था रिलीजियस में ही कि अंग्रेज जो थे वो क्रिश्चियन थे, ठीक है। और जब ये क्रिश्चियन थे तो लोगों के मन में एक और ये था कि अंग्रेज जो हैं वो ये चाहते हैं कि पूरे भारतीय समाज को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो सभी क्या कहते चाहते हैं कि उन सबको क्रिश्चियन बना दिया जाए। तो ये भी एक पॉइंट हो गया आपका, जिसकी वजह से लोगों में विद्रोह की भावना आई, ठीक है। तो चौथा रीजन था वो था आपका मिलिट्री रीजन। मिलिट्री रीजन में क्या था कि जो भी सैनिक थे उन सैनिकों को बोला गया कि आपको कार्ट्रिज यूज करनी है। कार्ट्रिज आपको पता होगा, कार्ट्रिज मतलब होता है कारतूस को कहा जाता है, ठीक है। तो जो कार्ट्रिज यानी कि जो कारतूस थी वो सुअर और गाय की चर्बी से बनती थी। हालांकि ये अफवाह थी, बट लोगों के मन में ये बात डाल दी गई थी कि वो जो लोग नहीं, मतलब सैनिकों के मन में कि वो जो आप कारतूस का इस्तेमाल करते हैं बंदूक चलाने से पहले, उसको पहले मुंह से छीलना पड़ता है, और उससे अगर आप मुंह से छीलते तो वो जो कारतूस है वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई है। तो लोगों के मन में एक और भावना आ गई कि इससे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि गाय की चर्बी से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट और सुअर की चर्बी से मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट बन गया जिसकी वजह से लोगों के मन में ये भावना आई विद्रोह की, ठीक है। और ये था कि जो भी क्या कहते हैं उसको, सैनिक थे, उन सैनिकों के साथ जो ब्रिटिशर्स थे ना वो बढ़िया तरीके से व्यवहार नहीं करते थे, ठीक है। अब इन व्यवहारों की वजह से क्या हुआ, उनके मन में ही बदले की भावना आई, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट आपके हैं वही रीजंस हैं पूरे विद्रोह के, जिसकी वजह से 1857 में जगह जगह पर विद्रोह भड़का, ठीक है। तो पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिक रीजन, रिलीजियस और एक मिलिट्री रीजन, ये वो 4 रीजन हैं जिसकी वजह से जो आपका जो रिवॉल्ट हुआ वो पूरे भारत में देखा गया, ठीक है। इस रिवॉल्ट में पूरे भारत में जो देखा गया था वो एक तरीके से सैनिकों ने ही स्टार्ट किया था, क्योंकि जो सैनिक थे वही पावरफुल थे, उनके पास ही एक तरीके से मान लीजिए हथियार वगैरह थे, ठीक है। और उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और जो रिवॉल्ट जो सही से एक अगर डेट पूछी जाती है कि डेट कब से स्टार्ट होता है, तो उसकी जो डेट है वो 10 मई 1857 की आती है, ठीक है। तो 10 मई में जो है एक तरीके से जो आपका बड़े रूप में एक तरीके से कहिए रिवॉल्ट को स्टार्ट किया गया था। और ये 10 मई की कहानी है बहादुर शाह जफर से जुड़ी हुई कि क्या हुआ था कि जो मेरठ छावनी है, छावनी वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, छावनी वर्ड को इंग्लिश में कहा जाता है कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट या फिर छावनी एरिया वो कहलाता है जहां पर सैनिक रहते हैं, ठीक है। तो जो छावनी में सैनिक थे उन्होंने क्या किया
विद्रोह जब स्टार्ट हो गया था तो उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों को मारना स्टार्ट किया, ठीक है, और जो भी सरकारी ऑफिस थे, डाकघर थे, कोर्ट थे, सरकारी खजाने थे, उन सबको लूटना स्टार्ट किया, हथियारों को लूटना स्टार्ट किया। 10 तारीख की बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, विद्रोह जब स्टार्ट हो गया था। और ये सब करके वो ठीक सुबह 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं। जब दिल्ली वो 11 मई को पहुंच जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, बहादुर शाह जफर शहरी का जो समय हो रखा होता है उस टाइम रमजान का महीना चल रहा होता था, रमजान पाक महीना जिसे कहते हैं हम, ठीक है। और उस टाइम वो जो थे सैनिक पहुंच गए और उन्होंने बोला, एक तरीके से बोला क्या, दबाव बनाया बहादुर शाह जफर पर कि विद्रोह हम कर रहे हैं और हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद का मतलब यहाँ पर है कि हम चाहते हैं कि हम विद्रोह करेंगे और आप हमारा नेतृत्व करेंगे। और वहाँ पर दबाव में एक तरीके से बहादुर शाह जफर जो कि बूढ़े हो चुके थे, उनको इस बात की हामी भरनी पड़ी कि ठीक है भाई, आप विद्रोह करिए और मैं आपके साथ हूं। और यहाँ से एक वैधता मिल गई विद्रोह की। ऐसे ही जगह जगह पर अलग अलग जो रूलर्स थे, लोकल रूलर्स थे, उनके साथ भी यही घटनाएं घटी। उनके पास भी सैनिक पहुंचते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे विद्रोह को नेतृत्व करिए, ठीक है। खैर, तो ये वो पॉइंट है जिसमें हमने जाना रीजन ऑफ रिवॉल्ट, ठीक है, 1857 वाला, ठीक है। अगले हेडिंग पे आते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो सैनिक थे वो क्या करते थे, लोकल रूलर्स के पास जाते थे। जैसे कि मान लीजिए बहादुर शाह जफर के पास गए कुछ सैनिक, और झांसी से जो थी रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने नेतृत्व किया, कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, नाना साहेब ने नेतृत्व किया। ये जो नाम आप सुन रहे हैं ये लोकल रूलर्स थे जो कि एक समय को शासक थे ब्रिटिशर्स से पहले। तो आखिर इनके पास क्यों गए सैनिक, है ना, मतलब सैनिकों को अगर विद्रोह करना था तो आखिर वो इनके पास क्यों गए, एक ये मतलब हेडिंग टॉपिक आपका आता है। तो इसका रीजन देखिए क्या है। सबसे पहला जो रीजन है कि वो जो भी सैनिक थे वो इनके पास क्यों गए, जो भी लोकल रूलर्स, जैसे कि ये रानी लक्ष्मीबाई हैं, ये बहादुर शाह जफर हैं, और ऐसी नाना साहेब, कुंवर सिंह, ये सब लोकल रूलर्स हैं जिनके पास वो सभी सैनिक जाते हैं। तो इसका पीछे रीजन जानना है हमें कि आखिर वो क्यों गए। तो पहला रीजन ये था कि उनकी जो पावर थी इससे वो बढ़ जाती, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है ये जो रूलर्स हैं ये पहले भी युद्ध कर चुके हैं और इनके पास क्या है, अनुभव है। तो इनको पता है कि कैसे युद्ध को लड़ा जाता है। तो सबसे पहला पावर। दूसरा यूनिटी। यूनिटी में क्या होगा कि जब आपके पास एक बढ़िया शासक होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, सैनिकों को सही से हैंडल कर सकता है, ठीक है, वरना ऐसे आप इधर उधर चले जाएंगे और आपका विद्रोह तो चल ही नहीं पाएगा। तो एक ये फायदा होगा, ठीक है। दूसरा कल्चरल कनेक्शन क्या था इससे, कि जो भी फॉर्मल्स रूलर्स थे ना, उन्होंने एक समय को पहले विद्रोह वगैरह कर रखा था, ठीक है, और सभी जो धर्मों के जो लोग थे वो इनको मानते थे। तो एक वैधता मिल जाना आपको कि हमारे पास फिर से वो राजा आ रहे हैं जो कि हमें अंग्रेजों से बचाएंगे या फिर उनसे हमें स्वतंत्र कराएंगे, एक ये रीज़न आता है। और एक रीज़न आता है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप सैनिक हैं नॉर्मल, ठीक है। अब आप एक नॉर्मल सैनिक हैं और आपका नेतृत्व करने वाला ही कोई नहीं है, तो फिर आपका विद्रोह आगे नहीं बढ़े। इसको कहने का मतलब आप ये समझिए कि अगर आप मान लीजिए कोई आंदोलन करते हैं और आप छात्र हैं या फिर आप आम आदमी हैं, तो जब आप आंदोलन ये कर रहे हैं और आपके पास कोई बड़ा नेता आपके पास उस आंदोलन में नहीं है, तो इस बात की संपूर्ण संभावना है कि वो जो आंदोलन है बड़े स्तर पर नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो आपने ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा होगा कि जब भी कोई आंदोलन चलता है ना, तो उसमें कोई बड़ा नेता शामिल हो जाता है, ठीक है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और उसमें हमने वो चैप्टर पढ़ा था इमरजेंसी वाला, जिसमें जेपी नारायण आए, मोरारजी देसाई आए, छात्र आंदोलन में आए थे कि नहीं आए थे, तो सेम वही चीज आपको यहाँ समझनी है कि जब विद्रोह आपका स्टार्ट हुआ तो इन्होंने क्या किया, लोकल रूलर्स को बोला कि आप जो है हमारा नेतृत्व करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये अपना एक संगठन बना लेंगे, इनके पास अनुभव आ जाएगा, इनकी पावर बढ़ जाएगी, और इनके पास सैनिक भी तो थे, जो ये लोग हैं इनके पास सैनिक भी थे और इनको अच्छे से था कि हमें युद्ध कैसे करना चाहिए। और यही रीजन था कि जो भी रिबल्स थे उन्होंने फॉर्मर्स रूलर्स को क्यों चूज किया लीडरशिप के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो रेबल्स जो भी हैं, इन्होंने प्लानिंग कैसे करी, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है भारत, उस पूरे भारत में आपको विद्रोह करना है जहां जहां पर अंग्रेज है, तो वो कौन कौन से तरीके इन्होंने अपनाए थे वो हमें जानना है। तो यहाँ पर 4 तरीके हम बात करेंगे। पहला तो जो इनके बीच में कम्युनिकेशन था वो ये था कि ये लोग क्या करते थे, अपने मैसेंजर्स भेजा करते थे,
ठीक है। मतलब मैसेंजर कैसे भेजेंगे, मतलब कोई लेटर्स हो गया, मान लीजिए कि कोई जो चिट्ठी वगैरह है वो दूसरे छावनी में भेज दी गई, दूसरे क्षेत्र में भेज दी गई, ठीक है, या फिर रात को किसी मैसेंजर को भेज दिया गया कि तुम जाओ और वहां पर बताओ कि हमें विद्रोह करना है और यहां पर सबके सब मिले। तो एक तरीका ये था। दूसरा ये था कि जब भी विद्रोह को वो स्टार्ट करते थे तो वो दो चीजों का इस्तेमाल करते थे, एक तो गन फायर का और एक करते थे बगल सिग्नल्स, सॉरी सिग्नल्स। बगल सिग्नल्स का मतलब समझिए कि मतलब जैसे कि आपने तोप सुना होगा, तोप जब हम छोड़ते एक तरीके से उसमें बहुत तेज आवाज आती है एक तरीके से, तो उससे एक क्या जाता है, संकेत जाता है कि रिवल स्टार्ट हो रहा है, रिवॉल्ट स्टार्ट हो रहा है। तो एक दूसरा जो कम्युनिकेशन का साधन था वो एक ये था। तीसरा जो था कि वो ग्रुप में डिसीजन होते थे। ग्रुप में डिसीजन कैसे होते थे, रात भर में क्या होता था कि जो भी सैनिक हुआ करते थे वो अपनी अपनी छावनियों से निकलते थे और दूसरे गांवों में जाकर के पंचायत का हिस्सा बनते थे और उन पंचायतों में बैठ करके जो भी डिसीजन लिए जा रहे होते थे कि किस तरीके से हमें हमला करना है, कल हमें कहाँ हमला करना है, ठीक है, ये सब वहां पर तय किया जाता था। लास्ट की एक स्टोरी है चपाती स्टोरी। चपाती स्टोरी क्या है, एक मतलब ये रूमर्स एक तरीके से कि चपाती यानी कि रोटी की बात यहां पर करी गई है। ये चपाती जो हुआ करती थी ये की सिंबल हुआ करती थी कि रिवॉल्ट की जो आग है अभी भी धधक रही है एक तरीके से, रिवॉल्ट एकदम चल रहा है। तो रिवॉल्ट को एकदम ताजा रखने के लिए मतलब एक सिंबल के यूज में समझिए आप कि एक गांव से दूसरे गांव पर रोटी एक तरीके से आपकी भेज दी जाएगी। वही यहां पर लिखा हुआ है कि चपातीज बीइंग सेंट फ्रॉम विलेज टू वार्म ऑफ रिवॉल्ट। समझे कहने का मतलब। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके जरिए जो रेबल्स थे उन्होंने अपनी प्लानिंग करी थी कि हमें जो प्लानिंग मतलब कि जो रिवॉल्ट है वो हमें किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो रेबल्स थे वो यूनाइटेड कैसे रहे, क्योंकि भारत जैसा एक जो देश है वो आपका एक विविधता वाला देश है, ठीक है। अलग अलग धर्म के सैनिक हैं, अलग अलग जाति के सैनिक हैं, ठीक है। एक आपको स्टोरी सुनाता हूं जिसकी वजह से विद्रोह वैसे भड़का था। वो स्टोरी ये थी कि एक नीची जाति का सैनिक था, ठीक। उस नीची जाति के सैनिक ने क्या किया, एक ब्राह्मण से पानी मांगा। उसने बोला कि 1 लोटा पानी मुझे दीजिए, मुझे वो मतलब पानी पीना है बेसिकली। उस ब्राह्मण सैनिक ने क्या कहा, उसको मना कर दिया कि मैं तुझे पानी नहीं दे सकता क्योंकि तेरी नीची जाति है और इससे दूषित हो जाएगा वो लोटा। तो उस नीची जाति वाले ने क्या कहा, मतलब उस स्टोरी में उसने ये कहा कि ठीक है भाई मत दो, वैसे भी तुम लोगों का धर्म भ्रष्ट हो ही जाता है जो तुम कारतूस यूज करते हो। कह रहे क्या बात कर रहे हो, कह रहे क्या बात क्या कर रहे हो, क्योंकि जो तुम कारतूस यूज करते हो उसमें गाय और सूअर की चर्बी है। और ये जो बात थी वो केवल अफवाह मात्र थी, ठीक है, मतलब इसमें कोई रियलिटी नहीं थी। और ये जो छोटी सी बात है ये बहुत बड़े स्तर पर मतलब इसने काम किया। तो ये जो लोगों के जो रिलीजियस बिलीफ थे ना उसको काफी ज्यादा धक्का लगा, ठीक है। ऐसी ही एक अफवाह क्या फैला दी गई थी, ऐसी ही एक अफवाह ये फैला दी गई थी कि जो अंग्रेज हैं वो चाहते हैं कि हम सभी के सभी क्रिश्चियन बन जाएं। और इसके लिए उन्होंने क्या किया है, आटे के अंदर जो हम आटा यूज करते हैं, फ्लावर जिसको हम कहते हैं, उस आटे के अंदर उन्होंने गाय और सूअर की जो हड्डियां होती है उसका चूरा मिक्स कर दिया है, क्योंकि हड्डियों का जो चूरा होगा वो सफेद रंग का होगा, वो मिक्स कर दिया है। तो उसको अगर आप खाओगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये जो दो आपको स्टोरी मैंने बताई ये दोनों की दोनों अफवाह मात्र थी। हालांकि अफवाहों को फैलने में वक्त नहीं लगता है और ये अफवाहें पूरे भारत में बहुत ही तेजी से फैली। और ये भी जो बात थी एक रीजन जाता है जिसकी वजह से रिवॉल्ट मतलब एक तरीके से भड़का था। तो ये छोटी सी जो कहानी है ना आपकी सिपाहियों के बीच एकता को एक तरीके से दर्शाती है। खैर हाँ, तो पहला तो हम बात क्या कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे कि रिबल्स ने अपने आप को यूनाइटेड कैसे रखा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये बताया कि हम एक समय को पहले साथ में रह चुके हैं, क्योंकि जब मुगलों का राज था भारत पर, जब अकबर राजा थे एक तरीके से मान लीजिए, उस टाइम हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहा करते थे। और उस टाइम के शासक क्या करते थे, उस टाइम के शासक हिंदू त्यौहार भी बनाते थे और मुस्लिम त्यौहार भी बनाते थे। तो रिबल्स के बीच में ये यूनिटी को दर्शाने के लिए, फिर यूनिटी को बनाने के लिए उन्होंने पिछले चीज़ों का इस्तेमाल किया ताकि जो लोग हैं वो सब जुड़ करके रहे कि भाई हिंदू मुस्लिम तो हम हैं बट हम सब एक साथ पहले रह चुके हैं और हम साथ में अभी आगे भी रह सकते हैं। और अगर आपको ब्रिटिशर्स को हराना है तो हमें साथ में आना पड़ेगा, ठीक है। जो दूसरा किया, इन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो एक तरीके से शेयर करी। अब देखिए सभी के सभी जो भारत में लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के थे, किसी भी धर्म के थे, वो सभी के सभी जो प्रॉब्लम का जो रीजन था, उन सबकी प्रॉब्लम का जो रीजन था वो एक ही था। वो कौन था, ब्रिटिशर्स। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से वो यूनाइट रहे,
क्योंकि उन सबको पता था कि हम सभी का शोषण करने वाला कौन है, केवल एक व्यक्ति है, वो कौन है, ब्रिटिशर्स। तो इसकी वजह से भी यूनाइटेड रहे। ठीक है, जो तीसरा है वो था आपका लोकल रूलर्स। जो लोकल रूलर्स थे ये जो थे इनके पास काफी लोकल सपोर्ट था, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई हो गए, ठीक है, नाना साहिब हो गए, इनके पास काफी, नाना साहिब पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र हैं नाना साहिब, ठीक है, उन्होंने भी नेतृत्व संभाला था। खैर, तो इनके पास भी क्या था, इनको जब आपने क्या बनाया, नेतृत्व करने के लीडर जब आपने चुना, तो इनके साथ जनता भी तो आपके साथ आएगी, विद्रोही भी तो आएंगे और लोग इनकी बात भी मानेंगे। तो विद्रोहियों ने क्या किया, इनकी बात भी मानी और इसकी वजह से भी क्या हुआ कि उनके बीच में जो रेबेलियंस थे उनके बीच जो यूनिटी थी वो बनी रही। ठीक है, जो लास्ट था आपका वो रिजेक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि सबको एक ही बात बता दी गई कि हम सभी को मिल करके एक चीज का खात्मा करना है और वो है आपका ब्रिटिशर्स। अब आप ये कुछ कारण खुद सोचिए कि इन सभी कारणों की वजह से वो यूनाइट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, वो रहेंगे, क्योंकि सबने क्या किया, उन बातों का जिक्र किया जो सबके लिए बराबर मात्रा में प्रभावित करती थी। ठीक है, तो ये वो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो रिबल्स थे वो यूनाइटेड रहे। चलिए, अब सबको पता है कि भारत में विद्रोह हो रहा है, तो ब्रिटिशर्स चुप रहेंगे नहीं, और अगर ये चीज नहीं होती तो हम उस टाइम आजाद हो जाते। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस विद्रोह को खत्म किया। तो आखिर विद्रोह को कैसे खत्म किया गया वो अब हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो उत्तर भारत था आपका, उसमें मार्शल लॉ को लागू कर दिया। मार्शल लॉ के जरिए क्या होता है कि जो आपका ब्रिटिश सोल्जर जो होते हैं ना, उनके पास पावर दे दी गई कि आप किसी को भी एक तरीके से अरेस्ट कर सकते हैं, किल कर सकते हैं बिना किसी सबूत या फिर ट्रायल के। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या है, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के जरिए क्या होता है कि जो सेना में उच्च दर्जे का अधिकारी होता है उसके पास पावर आ जाती है और वो अपने हिसाब से विद्रोह को या फिर आंदोलन को टैकल कर सकता है। तो सबसे पहला उनको अधिकार दे दिए गए। ठीक है, दूसरा क्या किया, ब्रिटिशर्स, नॉर्मल सी बात है, दूसरे देश में है तो उनके पास सैनिकों की संख्या क्या है, बहुत कम है। तो उन्होंने ब्रिटेन से क्या किया, नई सैनिक टुकड़ियां मंगवाई। किससे लड़ने के लिए, भारत के लोगों से यानी कि विद्रोहियों से लड़ने के लिए। तो दूसरा तरीका उन्होंने ये अपनाया। तीसरा क्या किया कि उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया कि जो भी जहां पर रिबेल हो रहा है, एक तरीके से जो लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब इलाकों को दोबारा से जीतना स्टार्ट किया, क्योंकि ये वो की इलाके थे, की सिटीज थी जहां से रिबेल आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसके ऊपर एक तरीके से ध्यान देना स्टार्ट किया। तीसरा, डिवाइड एंड रूल का उन्होंने खेल खेलना स्टार्ट किया, ताकि वापस से जो विद्रोही हैं उनके बीच में एकता में फूट पड़े और विद्रोही अलग अलग हो जाएं। ठीक है, बट इसका कुछ फायदा हो ऐसे उतने बड़े स्तर पर तो नहीं हुआ, बट फिर भी उन्होंने ऐसा करा। डिवाइड करने का तरीका उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक घोषणा करी कि जो व्यक्ति भी विद्रोहियों का साथ छोड़ करके हमारे साथ आता है तो हमने आपसे जो कुछ भी छीना है हम वो आपको वापस कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे कि जो भी जमींदार थे, लैंड ओनर्स थे, इनकी बहुत सारी जमीनें जो थी ना वो ब्रिटिशर्स ने ले ली थी। ठीक है, अब जब ब्रिटिशर्स ने वो जब जमीनें ले ली थी तो रिवॉल्ट के टाइम पे उन्होंने क्या कहा, अब इनके पास पावर कम है तो इन्होंने ये घोषणा करवा दी कि जो भी हमारे प्रति लॉयल रहेगा, ठीक है, उनको हम ये सब चीजें वापस कर देंगे। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा करा। देखिए, भारत को गुलाम बनाने में अगर आप सही से देखें ना तो भारत के लोगों की ही गलती थी, क्योंकि वो बाहर से आए थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो भारत के लोगों की भी बहुत सारी गलती थी जिसकी वजह से हम गुलाम बने थे। ठीक है, खैर वो अलग बात है, बाद में हमने ही उस देश को आजाद ही कराया। तो एक ये था आपका कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल करा और ब्रिटिशर्स ने बोला कि जो भी हमारे साथ लॉयल रहेगा हम उनको सभी चीजें लौटा देंगे, उनको कुछ रिवॉर्ड करेंगे। तो एक ये तरीका अपनाया। एक तरीका अपनाया उन्होंने हार्श पनिशमेंट का, यानी कि पूरे क्षेत्र में ये बात फैला दी गई कि जो कोई भी विद्रोही है और वो पकड़ा गया, सीधा उसको एक ही सजा है और वो है सजाए मौत। ठीक है, और वो लोग क्या करते थे, एकदम बड़े से ग्राउंड में सबके सामने, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए फोटो में, ये तो सैनिक वैनिक हो गए और कुछ यहाँ पर विद्रोही हैं, इन सबको यहाँ पर तोप से उड़ाया जा रहा है, ये सब तोप है और यहाँ पर कौन है, ये विद्रोही हैं। तो ये एक भयावह चित्र है। ठीक है, और ये भयावह चित्र जो है वो यही दर्शाता है कि किस तरीके से लोगों के मन में डर को पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे जिसका इस्तेमाल किसने किया, अंग्रेजों ने किया, ताकि वो जो रिवॉल्ट है उसको एंड कर सके। और वो इस चीज में सफल भी हुए थे बहुत सारे जगहों पर। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या हुआ, जो आपका रिवॉल्ट था वो एंड हो जाता है। चलिए अगला जो टॉपिक है आपका वो है व्हाई वाज अवध इंपॉर्टेंट इन द रिवॉल्ट। ठीक है, तो पूरे भारत में रिवॉल्ट हुआ, लेकिन फिर भी उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट बताया जाता है वो अवध का बताया जाता है। ठीक है, तो जो आपका अवध है ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, इस अवध में विद्रोह इतना इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, इसका रीजन देखिए क्या था। पॉलिटिकल रीजन इसका ये था कि जो अवध आप सुनते हैं वहां पे जो नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। ठीक है, और जो अवध की भूमि थी वो कपास के लिए और नील की खेती के लिए बहुत बढ़िया थी। ठीक है, तो कपास और नील की खेती के लिए जब बहुत बढ़िया है तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ये जमीन हमारे पास रहनी चाहिए क्योंकि हम इससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, क्या कहते हैं उसको, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि नवाब वाजिद अली शाह जो यहाँ के नवाब थे उनको बोल दिया कि आप यहाँ पर सही से काम नहीं कर रहे हैं, और इनका तबादला कर दिया और एक तरीके से इनको बंगाल भेज दिया गया, जबरदस्ती एक तरीके से आप समझिए। तो ब्रिटिश टुक ओवर अवध एंड रिमूव इट्स पॉपुलर रूलर नवाब वाजिद अली शाह। तो सबसे पहला रीजन तो ये हो गया, नवाब वाजिद अली शाह को यहाँ से हटा दिया गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमिक इशू उत्पन्न हो गया। हुआ क्या कि जो यहाँ के किसान थे, जो यहाँ के जमींदार थे, ताल्लुकदार थे, उनके साथ भी ये घटना घटी। ठीक है, उनकी जमीनें छीन ली गई क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि वहाँ की जो ज़मीनें थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़फुल थी और ब्रिटिशर चाहते थे कि वो हमारे पास आ जाए। और यहाँ पर एक चीज़ और ये घटी कि जो ज़मींदार थे, ताल्लुकदार थे ना, इनकी शक्तियाँ कम कर दी गई। पहले के टाइम पे ज़मींदार या फिर जो ताल्लुकदार थे इनके पास खुद की सेना हुआ करती थी। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनकी शक्ति को कम करने के लिए इनकी सेना वगैरह तक छीन ली थी। तो ये भी एक रीज़न जाता है। साथ में क्या हुआ कि जब आपने वाजिद अली शाह को हटाया, तो जब वाजिद अली शाह हटे तो वो नवाब थे। अब जब नवाब वहाँ पर वो हैं तो नवाब का कल्चर क्या होता है, तो आपने वो देखा होगा कि जब राजा महाराजा रहते हैं तो राजा महाराजा रहते हैं तो आपका उनका एक दरबार होता है, उनके मंत्री होते हैं। ठीक है, उस बहुत बड़े महल में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे रसोइया काम करता है, एक नृतक काम करता है, कारीगर काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। ब्रिटिशर्स ने उन्हीं को हटा दिया, किसको, नवाब वाजिद अली शाह को। तो उनके साथ में क्या हुआ, इतने सारे लोगों के साथ क्या हुआ कि ये भी अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये भी एक रीजन जाता है कि जो प्रवृत्ति थी, जो ये कल्चर था, वो एक तरीके से खत्म कर दिया। ठीक है, इसके साथ में क्या हुआ कि जो आपका अवध है अवध में क्या हुआ कि यहाँ का विद्रोह इंपॉर्टेंट मतलब, तो अवध के पास सबसे ज्यादा सैनिक थे। ठीक है, और सबसे ज्यादा जब सैनिक हैं और जब ये इतनी सारी जब घटनाएं घटी थी तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अवध के जितने भी सैनिक थे उन्होंने रेबेलियंस को ज्वाइन कर लिया, और यही रीजन है इन्हीं से। और इन्होंने भी क्या किया, जो अवध के थे, इन्होंने वाजिद अली शाह के बेटे थे जिसका नाम था बिरजिस कद्र। ठीक है, क्या नाम था उनका, बिरजिस कद्र कहते हैं। इनको बोला एक तरीके से कि भाई आपकी तरफ से हम मतलब हमें आपका सपोर्ट चाहिए, हमें आपका नेतृत्व चाहिए और आप इस विद्रोह को चलाएं। तो यहाँ पर भी जब विद्रोह हुआ तो बिरजिस कद्र को बोला गया कि आप हमारी तरफ से नेतृत्व करिए हमारे विद्रोह का। तो ये भी एक रीजन था, मतलब यहाँ पर विद्रोह का। एक रीजन था पीजेंट्स का, आर्टिशियंस और जो लोकल जो लोग थे, इन्होंने भी रिवोल्ट को ज्वाइन किया क्योंकि सभी के सभी जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स के इस चीज की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। क्योंकि जब ताल्लुकदारों को हटाया गया, जमींदारों को हटाया गया, तो इसका प्रभाव किसानों पर भी पड़ा। किसानों पर यूं पड़ा कि जब जमींदार थे और जब ताल्लुकदार थे ना, वो किसानों की हेल्प किया करते थे। ठीक है, किसी मतलब खेती वगैरह में हेल्प कर देना, कुछ पैसे की सहायता कर देना, फसल के टाइम पर बीज वगैरह का इस्तेमाल, जो भी चीजें रहती हैं, तो इन सब चीजों में वो लोग सहायता करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स की वजह से क्या हुआ, जब ताल्लुकदारों की शक्तियां छीन ली गई, ताल्लुकदारों को हटा दिया गया, तो ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। कौन, पीजेंट्स वगैरह, आर्टिसंस वगैरह भी प्रभावित हुए थे। दरबारी कल्चर जब हट गया आपका तो ये भी बेरोजगार वगैरह हो गए। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से क्या हुआ कि जो आपका अवध है उसके अंदर जो विद्रोह था बहुत ही बड़े स्तर पर हुआ। ठीक है, तो ये रीजन थे आपके अवध के रिवॉल्ट के, जो इतना ज्यादा एक तरीके से हुआ। ये वाला जो आपका टॉपिक है आपका डिफरेंट व्यूज ऑफ रिवॉल्ट, इसको हम करेंगे यहां से एनसीईआरटी की बुक से हम इसको करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का। उस 8 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है ना
कि जो भी चित्र वगैरह हैं उन चित्रों से विद्रोह के बारे में क्या पता चलता है, और ये 8 मार्क का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, फिर इस टॉपिक को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आपको इन चित्रों से बहुत कुछ समझना है। ठीक है, तो जब आप ये चित्र देखते हैं तो जो पहला चित्र है आपका एक तरीके से, इसमें लिखा हुआ है रिलीफ ऑफ लखनऊ। क्या लिखा हुआ है? रिलीफ ऑफ लखनऊ। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन आपका आएगा तो आपको करना क्या है, इस चित्र का नाम लेना है रिलीफ ऑफ लखनऊ एक तरीके से, और इस चित्र के बारे में बताना है। इस चित्र में क्या था कि जो कमांडर थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, उन्होंने एक तरीके से लखनऊ को वापस से अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, वो नई सैनिक टुकड़ियां लेकर के आए थे। ठीक है, और उन्होंने जो लखनऊ में विद्रोह हो रहा था उस विद्रोह को खत्म किया और वापस से कंट्रोल अपने पास रख लिया। तो इस चित्र से हमें यही समझ आता है कि जब विद्रोह चल रहा था लखनऊ में तो उसमें ब्रिटिशर्स की नई टुकड़ियां आती हैं और वापस से लखनऊ को वो लोग जीत लेते हैं। ठीक है, पहला चित्र हो गया। अगले चित्र पे चलते हैं। अगला चित्र है आपका ये वाला। ठीक है, जिस चित्र का नाम है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम चित्र को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये कुछ मतलब महिलाएं हैं, ब्रिटिशर्स महिलाएं हैं, और ये सभी डरी हुई हैं। ठीक है, कुछ बच्चे भी यहाँ पर हैं, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स सिपाही आपको देखने को मिल रहे हैं। और ठीक अगर आप इस क्षेत्र से देखें मतलब इस जगह से, तो बाहर ना विद्रोह चल रहा है। तो इस चित्र से हमें समझ आता है, इसका नाम है इन मेमोरियम, जो कि जोसेफ नोएल पैटॉन ने बनाई थी 1859 में, इस पेंटिंग को बनाया था। इस चित्र से हमें ये समझ आता है कि जो महिलाएं हैं वो काफ़ी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, और इनको इस बात का डर है कि जो विद्रोह बाहर चल रहा है अगर वो भीतर आते हैं तो वो हमें मार देंगे, हमारे साथ गलत व्यवहार करेंगे। तो इसमें बहुत ही भयावह चीज़ का चित्रण किया गया है। ठीक है, एक दूसरी होगी ड्राइंग ये आपकी। तीसरी ड्राइंग अगर आप देखते हैं तो इसका नाम है इस चित्र का मिस व्हीलर डिफेंडिंग हरसेल्फ अगेंस्ट सेपॉय इन कानपुर। तो जो मिस व्हीलर हैं वो क्या है, एक ब्रिटिश महिला हैं। ठीक है, और ये अपनी एक तरीके से रक्षा कर रही हैं। इनके हाथ में आप बंदूक देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी ना, तो उसमें आप ये चित्र देख लेंगे अगर आपको यहाँ पर सही से नहीं दिखता है तो। ठीक है, इस चित्र में आपको बताना है कि मिस व्हीलर अपनी सुरक्षा कर रही हैं, और यहाँ पर उनके पास बंदूक है जिसकी सहायता से वो इस सिपाही को मतलब मार रही हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर एक और चित्र है जिसका नाम है जस्टिस। ठीक है, ये जो जस्टिस है एक तरीके से वो यही है कि वो मतलब जस्टिस यहाँ पर वैसे इनका ये जो ढाल जिसको हम कहते हैं ना, इस पर है, और ये एक तरीके से जस्टिस इस हिसाब से कर रही हैं कि इनके साथ जो गलत व्यवहार हुआ या फिर मान लीजिए जो विद्रोह हो रहा है उस विद्रोह को खत्म करने के लिए एक ब्रिटिश महिला यहाँ पर लड़ रही है। ठीक है, तो इस वाले चित्र से आपको ये समझ आता है। चलिए अगला आप देखते हैं। अगला आपका है यहाँ पर इस चित्र का नाम है कैप्शन जो कि है द ब्रिटिश लॉयंस वेंजेंस ऑन द बंगाल टाइगर। यहाँ पर बंगाल टाइगर है जो कि आपका ये रहा, और ये है आपका ब्रिटिश शेर। विद्रोह जब हो रहा था तो सबसे पावरफुल तो मान लीजिए विद्रोही थे ही। ठीक है, लेकिन जब विद्रोह खत्म होने के टाइम पे है ना, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो पावरफुल हो गए। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो ब्रिटिश शेर है वो बंगाल टाइगर से बदला ले रहा है। ठीक है, तो इस वाले चित्र से आपको ये समझ आया। अगला चित्र जो आपका है वो ये है एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनर्स इन द पेशावर ब्लोइंग फ्रॉम द गन्स। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो विद्रोही हैं उन विद्रोहियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है बेसिकली। सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए था। खैर, तो यहाँ पर जो हुआ ये आपका, तो यहाँ पर क्या था कि ये जो विद्रोही आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो विद्रोही हैं वही हैं जिन्होंने विद्रोह किया था, और इनको खुलेआम ऐसे मतलब तोप से उड़ाया जा रहा है। और इसका रीजन ही ये है कि ये चाहते थे कि सब लोग इनको देखें, विद्रोही भी देखें, और इस बात से वो अंदाजा लगा ले कि अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनके साथ भी ऐसा होगा। तो इस चित्र का आप नाम याद रखें, एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनर्स इन पेशावर ब्लोइंग फ्रॉम दी गन्स। ठीक है, ठीक अगली फोटो यहाँ पर है आपका, ये भी वही की है, एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनस सिपाही इन पेशावर, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 3 अक्टूबर 1857। इस वाले चित्र में क्या है कि ये जो विद्रोही हैं देखिए यहाँ पर इनको फांसी पर लटकाया जा रहा है, और ये भी खुलेआम हो रहा है एक तरीके से, ताकि विद्रोहियों के मन में डर आ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका यही है, द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग। यहाँ पर ये ब्रिटिशर्स हैं और ये एक विद्रोही को यहाँ पर दिखाया गया है, और एक तरीके से आप ये समझिए कि दया का कोई भाव नहीं है, और विद्रोही जो कुछ है मतलब ये घायल हो रखा है यहाँ पर विद्रोही, और यहाँ पर ब्रिटिश एक तरीके से फिर से पावर में आ गए हैं, यहाँ पर ये दिखाया गया है। और ये यहाँ पर कुछ राष्ट्रवादी दृष्टिकोण आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, झांसी की रानी आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, जिससे मतलब भारत की मतलब
लोगों को आपस में जोड़ने का, यहाँ पर डेडिकेट करने के लिए कि मतलब हम जो हैं एक राष्ट्र की तरफ से हम काम करेंगे, ठीक है, ब्रिटिशर्स को हम ख़त्म करेंगे, कुछ ऐसा इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ चित्र थे जो कि आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप ये क्वेश्चन जरूर करें, ठीक है, क्योंकि 8 मार्क्स में ना ये क्वेश्चन पूछता है कि जो इमेजेस हैं, जो विजुअल्स हैं, उससे हमें विद्रोह के बारे में क्या समझ आता है, ठीक है। तो इन चित्रों का नाम और इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल वो आपको बतानी पड़ सकती है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। वैसे चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ और हमें देखनी थी, ये था आपका सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। सब्सिडियरी जो अलायंस आपका जो था वो लॉर्ड वेलेस्ली लेकर के आए थे 1798 में, ठीक है। और जो ये आप देखते हैं ये वाला मतलब सब्सिडियरी अलायंस, इसके तहत क्या था ना कि ब्रिटिशर्स को अपनी पावर बढ़ानी थी, तो उन्होंने क्या किया, लोगों से बोला कि आप हमारे साथ जुड़ने के लिए मतलब इस पर साइन कर सकते हैं, ठीक है। और साइन करने के साथ क्या होगा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। बेसिकली समझना है आपको कि ब्रिटिशर्स को पावर बढ़ानी है अपनी, तो उन्होंने भारत के लोगों को बोला कि आप इस अलायंस पर साइन करो और आप हमारे आदमी बन जाओगे और आपके ऊपर कोई हमला नहीं होगा, ठीक है। और आप किसी विद्रोह में शामिल नहीं होंगे जो हमारे खिलाफ होगा, मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ होगा, और आपको जगह देनी पड़ेगी, हम अपने सैनिक आपके घर के आगे भेजेंगे ताकि आपकी सुरक्षा वगैरह हो सके। तो ये था आपका एक सब्सिडियरी अलायंस जिसका फायदा ब्रिटिशर्स को जाएगा एक तरीके से, क्योंकि उनकी इससे पावर बढ़ेगी, ठीक है। और कुछ चीजें देख लेते हैं इसी चैप्टर में जो कि एनसीईआरटी में है, ठीक है। चलिए, यहां पर 2 रूलर्स और हैं आपके पास, ठीक है। एक है आपके 2 रेबल्स 1857 के जो शामिल थे, वो एक तरीके से परगना बरौत के थे उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने रिवॉल्ट एक तरीके से मतलब अपने उस छोटे से क्षेत्र में चलाया। और एक और थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से, और इन्होंने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एक तरीके से। मौलवी थे अहमदुल्ला शाह जिन्होंने 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसमें एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये जो नाम है ना, आप इनका नाम याद रखें कि कौन कहाँ से लड़ा था। अब यहाँ पर एक नाम आया नाना साहिब का, जो नाना साहिब थे इनकी कहानी भी आती है एक तरीके से। नाना साहिब की एक कहानी और है कि जब मतलब रिवॉल्ट चल रहा था, तो रिवॉल्ट के बीच में ये चले जाते हैं एक तरीके से, और ये नेपाल की तरफ भाग जाते हैं। और जो नेपाल की तरफ ये भागते हैं रिवॉल्ट को देख करके, मतलब रिवॉल्ट जब ऐसे स्थिति पे आया था जब ब्रिटिशर्स से जीतना मुश्किल था, तो नाना साहिब भाग जाते हैं। लेकिन इस भागने को नाना साहिब की बहादुरी बताया जाता है, ठीक है। इस चित्र के नीचे लिखा भी है, एट द एंड ऑफ 1858 व्हेन द रिबेलियन कोलैप्स नाना साहिब एस्केप टू नेपाल, द स्टोरी ऑफ हिज एस्केप एडेड टू द लेजेंड ऑफ नाना साहिब करेज एंड विलर, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है आप हमेशा याद रखें। अगली फोटो है यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की, जो कि झांसी से लड़ रही थी, ठीक है। बाकी ब्रिजेश कदर की तो बात हो गई थी, जो वो नवाब के बेटे थे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था हमारा वो इतना ही था, ठीक है। और मिलते हैं फिर आपसे हम अगले चैप्टर में, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है इस चैप्टर से जुड़ा हुआ तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी अगर आपको डाउट वगैरह है या फिर मान लीजिए कोई चैप्टर अगर आपको पढ़ना है अलग से जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अगली वीडियो उसके ऊपर लेकर के आएंगे। और तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चलिए।